Good evening, friends. Welcome to IBS. Wish you very happy New Year to you all. 2020 में जो हमारे साथ परेशानियां हुई, we wish 2021 में सब ओवरकम हो जाएं, है ना. एंड वी नीड अ वेरी हैप्पी ईयर अहेड. सारे हमारे असाइनमेंट्स हैं पूरे हों, हमारी रेजोल्यूशंस जो हमने बनाई हैं, सोची हैं, वो हमें कंप्लीट हों और हमें अच्छी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज, सब अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले. टू स्टार्ट विद, शुरू करते हैं हम बेसल के बारे में. लास्ट लेक्चर मैंने बेसल का लिया था आपके साथ. उसमें मैंने आपको ये बताया था, बेसल 1 हमने कवर किया था. मेरे पीछे जो स्क्रीन है ये बेसल सिटी की है. जैसा कि मैंने आपको पिछली बार ही बताया था, बेसल जो है एक बहुत खूबसूरत सिटी है स्विट्जरलैंड में. ठीक है, तो हम बेसल जो नॉर्म्स है वो क्योंकि उस सिटी में उसका इनॉग्रेशन हुआ, हेडक्वार्टर है, इस वजह से उसका नाम बेसल नॉर्म्स पड़ा. ठीक है, मैंने बेसल नॉर्म्स में जो हमने डिस्कस कर लिया है ना, वो हमने बेसल नॉर्म्स क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्यों हुआ, ऑब्जेक्टिव क्या थे बेसल के, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है, रिस्क वेटेड असेट्स क्या हैं, एंड जिनके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं हम टोटली एग्जामिनेशन पर्पस को फोकस करके इसको टॉपिक को कवर करेंगे. कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एंड रिस्क वेटेड असेट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बेसल 1 मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ आपको, पर उसका स्नैपशॉट दोबारा बता दूंगी आपको. एंड बेसल 2 एंड 3 के बारे में हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे. और हम पीसीए नॉर्म्स के बारे में बीच बीच में मैं बताती रहूँगी. पीसीए नॉर्म्स, पीसीए वर्ड जो है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, इसका शॉर्ट फॉर्म बताती जाऊँगी साथ साथ. प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन. हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा केंद्रीय बैंक है, बैंक हमारा इंडिया का, वो कोई बैंक फेल होने से पहले ही, कभी कोई बैंकिंग इंडस्ट्री में फेलुअर होने से पहले ही करेक्टिव एक्शन लेते हैं, उनको बोलते हैं पीसीए नॉर्म्स. बीच बीच में मैं वो आपको बताती जाऊंगी. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, बेसल जो हमारा पड़ा नाम, वो एक सिटी के ऊपर पड़ा. जैसे हमारी बहुत सारी हम बातें करते हैं, हमारी फिल्में होती हैं, वो कभी किसी सिटी के ऊपर बेस्ड होती हैं, कभी किसी करेक्टर के ऊपर बेस्ड होती हैं, कभी किसी इवेंट के ऊपर बेस्ड होती हैं. ऐसे ही हमारा जो बेसल है ये एक सिटी के ऊपर बेस्ड है. और सिटी मैंने आपको जैसे बताया स्विट्जरलैंड में है. इसका हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है. और इसको वर्ड जो आता है पेपर में वो BIS आता है. BIS, हम जनरली कंफ्यूज कहाँ होते हैं, वो हम उसको भी साथ सकते हैं. जहाँ पे हमारे जनरल जब ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तब हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. हम लिख देते हैं बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट. इट इज़ नॉट बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, इट्स इट ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट. ठीक है, तो ये हमारा ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के नाम से एक सेटलमेंट, एक हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, बेसल में. ये कब स्टार्ट हुआ? 17 मई 1930 को. 1930 में ये एस्टेब्लिश हुआ. 1930 को याद करने का क्या तरीका है, इसलिए मैंने आपको लिखा है, उस टाइम पे ग्रेट डिप्रेशन आया था. ये जो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, ये हिस्टोरिकल करंट अफेयर्स में भी आ जाते हैं और बैंकिंग में भी आ जाते हैं. तो इसीलिए इसको याद करने का एक तरीका है कि ग्रेट डिप्रेशन हुआ था जब पूरे इकोनॉमी, वर्ल्ड वाइड पूरी इकोनॉमी में डिप्रेशन आया था. उस टाइम पे ये 17 मई 1930 को ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट की स्थापना हुई. ठीक है, ये ओल्डेस्ट फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है. इसके 2 हेडक्वार्टर्स हैं, एक 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है, एक हांगकांग में और एक मैक्सिको में. ये हम लास्ट टॉपिक में कवर किया था हमने, पर फिर भी एक बार याद करने के लिए मैंने सोचा नया साल एक बारी हम सारा बेसल 2 करने के लिए बेसल 1 की जर्नी भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे. ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है BCBS. फ्रीक्वेंटली इसमें क्वेश्चन आता है BCBS. जैसा कि जब हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे थे, है ना, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में मैंने मॉनेटरी पॉलिसी बताई थी. तो मॉनेटरी पॉलिसी में मैंने क्या बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ज़्यादातर मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में क्या करते हैं हम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाती है. पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में इट इज़ नॉट
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर मॉनेटरी पॉलिसी नहीं बनाता है, उसके पीछे एक कमेटी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनती है। इसी तरीके से ही बेसल में भी जो हुआ, एक बेसल कमेटी बनाई गई, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन एक कमेटी बनी गई, कब बनी? 1974 में। उसमें कौन थे? G10 कंट्रीज, इसको गवर्नर्स ऑफ, इसको G10 वर्ड यूज करते हैं, G10 कंट्रीज। समिट होता है ना, G10 समिट, इस तरीके से G10 कंट्रीज के जो गवर्नर्स हैं वो मिले और उन्होंने ये कमेटी बनाई। कमेटी का फुल फॉर्म क्या है? बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, ठीक है। जैसे हमारे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसी तरीके से ये जो बेसल है, BIS है, ये सेंट्रल बैंक्स का ब्यूरो है, नॉट बैंक। अगेन मैं बोल रही हूँ, इट इज बैंक तो हम सिर्फ याद करने के लिए बोलते हैं, ब्यूरो है, ब्यूरो है सेंट्रल बैंक्स का, इसलिए इसको BIS के नाम से जानते हैं। अभी इसकी जो टोटल 45 मेंबर्स हैं और 28 जुरिस्डिक्शंस है। ये भी आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि 45 मेंबर्स है तो 45 कंट्रीज होने चाहिए, नॉट नेसेसरली। होता क्या है, हमारे बैंक में जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया में जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ऐसे कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे 2-2 गवर्नर्स हैं, 2-2 सेंट्रल बैंक्स हैं, 2-2 सेंट्रल गवर्नर्स हैं, बैंकिंग सुपरविजन है। तो वहाँ पे क्या होगा, 2 लोग पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। US है, 2 है, तो इस तरीके से 2 पार्टिसिपेट करेंगे, 28 जुरिस्डिक्शंस है, ठीक है। जैसे जैसे हम बेसल 1-2 पढ़ाती जाऊंगी वैसे वैसे आपको हिस्ट्री भी याद होती जाएगी, क्योंकि हिस्टोरिकल इवेंट है, इसलिए मैंने आपको ये इसका याद करने का तरीका क्या है। बेसल 1 जो था, इसको एक वर्ड यूज करेंगे अकॉर्ड का, अकॉर्ड। बेसल 1 को के लिए वर्ड यूज करते हैं हम अकॉर्ड, मीन्स कोई पब्लिश हुई है, हमने कोई गाइडलाइंस पब्लिश की है, उसको गाइडलाइंस को क्या वर्ड यूज किया? अकॉर्ड। बेसल 1 अकॉर्ड। 1988 में अकॉर्ड इंप्लीमेंट हुआ, पर इंडिया में 1999 में हुआ, राइट। बेसल 2 1999 में हुआ और 2004 में पब्लिश 99 में हुआ, 2004 में वर्ल्ड में इंप्लीमेंट हुआ, इंडिया में 2009 में इंप्लीमेंट हुआ, ठीक है। और बेसल 3 2010 में हुआ और कुछ हमारा पोर्शन अप्लाई हो गया इंडिया में और कुछ पोर्शन डेफर कर दिया गया ड्यू टू कोविड। बेसल 3 की गाइडलाइंस फुल्ली इंप्लीमेंट नहीं हुई है इंडिया में। आई थिंक ये मैं इसको स्किप कर देती हूँ। क्यों हुआ आपको पता ही है, बेसल नॉर्म्स क्यों बनाए गए, इसीलिए बेसल नॉर्म्स बनाए गए क्योंकि हम लोग बैंकर जो है वो रिस्क होता है बैंक में, तो रिस्क का मतलब है कि जो पब्लिक का डिपॉजिट है वो एडवांसेस में हम देते हैं, बैंक एडवांसेस करता है, तो एडवांसेस में अगर रिस्क हो जाए तो पब्लिक को कोई नुकसान ना हो, इसलिए कहा गया कि सर्टेन कैपिटल असाइड की जाए, उस रिस्क को एंटिसिपेट करते हुए सर्टेन कैपिटल असाइड की जाए, और इस वजह से ये नॉर्म्स बनाए गए कि कितनी कैपिटल असाइड की जाए, कैसे कैसे रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाए। इन चीज़ों को देखने के लिए बेसल नॉर्म्स बनाए गए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम फाइनेंशियल रिस्क से ज़्यादा बात करते हैं, फाइनेंशियल शॉक्स होते हैं, कोई भी रिस्क किसी तरीके का भी हो, चाहे वो रिस्क ऑपरेशन से हो, चाहे वो मार्केट से हो, चाहे वो क्रेडिट का रिस्क हो, अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली फाइनेंशियल हेल्थ जो है बैंक की ख़त्म होती है, ख़राब होती है। तो फाइनेंशियल शॉक्स को बैंक एब्जॉर्ब कर सके, इस वजह से उन्होंने बेसल ने क्या बोला कि रिस्क मैनेजमेंट में क्या बोला कि इतनी लिक्विडिटी मेंटेन, बैंकों के पास इतनी लिक्विडिटी होनी चाहिए। लिक्विडिटी का मतलब उसके पास इतनी अपनी कैपिटल होनी चाहिए, एनफ कैपिटल होनी चाहिए कि वो फाइनेंशियल रिस्क को एब्जॉर्ब कर सके, झटका सह सके। इस वजह से उन्होंने बेसल नॉर्म्स बनाए गए। ये ऑब्जेक्टिव मेन ऑब्जेक्टिव था बेसल का। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव मेन ऑब्जेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट। सेकंड ऑब्जेक्टिव था ट्रांसपेरेंसी हो। अब क्या है कि बैंक्स जो है वो कैपिटल रेज करते हैं, और कौन कैपिटल देता है, हम पब्लिक।
पब्लिक का शेयर कैपिटल, पब्लिक के कैपिटल जो शेयर्स हैं बैंक में लगे होते हैं, तो इसलिए बैंक्स अकाउंटेबल है पब्लिक को कि बताएं कि आप हमारा पैसा, जो पब्लिक का पैसा है, वो कहाँ लगा हुआ है। इस चीज़ को कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। तो टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन बैंकिंग ऑपरेशंस बेसल नॉर्म्स एस्टेब्लिश हुए। और बैंकिंग सुपरविजन, क्वालिटी ऑफ सुपरविजन वर्ल्ड वाइड, ये सब चीज़ें इंटर रिलेटेड है। अगर मेरे बैंक के पास बहुत अच्छी कैपिटल है, फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम उसको डिस्क्लोज़ ना करें। हम सब डिस्क्लोज़ करेंगे, हमारा बैंक बहुत अच्छा चल रहा है ना, हमारी फाइनेंशियल, हमारी रेशियोज़ बहुत अच्छी आई हैं, प्रॉफिट बहुत अच्छा आया है, ये सब कुछ हम ट्रांसपेरेंट भी होंगे और हमारा सुपरविजन भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये सब बेसिक ऑब्जेक्टिव थे बेसल के। ये मैं बात कर चुकी हूँ, इसको हम जब हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में बात करेंगे तो हाँ। अब आएगी बात जो ये एक आता है पॉइंट CAR, एक आता है CRAR, एक ही चीज़ है, सेम है, बोथ आर सेम। इसका नाम है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इसका नाम है कैपिटल टू रिस्क वेट असेट रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इसका मतलब क्या है कि कितनी कैपिटल एडिक्वेट है कोई भी अदर फर्दर एडवांस करने के लिए, कोई भी एडवांसेस के लिए बैंक के कितने एडवांसेस होते हैं उसके लिए कितनी कैपिटल होनी चाहिए, उसका नाम है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कितना कैपिटल एडिक्वेट है। और CRAR का भी वही मतलब है, कितना कैपिटल है हमारी रिस्क वेटेड असेट्स को मैनेज करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि जितना बैंक एडवांस करता है, हमने एग्जांपल बताया था मैंने यहाँ पे कि मानो एक बैंक है जिसका 100 करोड़ डिपॉजिट है, डिपॉजिट उसका 100 करोड़ है, ठीक है। अब वो सारा का सारा तो एडवांस नहीं करेगा, कुछ पोर्शन जैसे हमने पीछे पढ़ा था CRR SLR में मेंटेन करेगा, तो उसके बाद वो 79 करोड़ एडवांस कर सकता है आफ्टर मेंटेनिंग सम स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अब वो जो 79 करोड़ एडवांस करता है, वो सारे के सारे 79 करोड़ रिस्क वेट, सबके एडवांसेस के अलग अलग रेट्स है, रिस्क वेट्स है, ठीक है। इसलिए वो उसके लिए वर्ड यूज आता है रिस्क वेटेड असेट्स, RWA। मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारे बैंक के लिए, हमारे बैंक्स के लिए, हर सेगमेंट के लिए अलग अलग रिस्क वेट्स असाइन किए हैं। फॉर एग्जांपल अगर रिस्क वेट की बात करें तो एडवांसेस में हम 79 करोड़ एक पार्टी को तो बैंक ने एडवांस नहीं कर दिया, इसमें से डिफरेंट कुछ किया। किसी को मान लो हाउसिंग लोन दिया, दूसरा उसने कार लोन दिए, तीसरा उसने FD के अगेंस्ट लोन दिया, चौथा उसने SME को लोन दिए। ऐसे ही देयर में भी सो मैनी सेगमेंट्स जहाँ पे उन्होंने एडवांसेस किए। अब हर एडवांस जब करता है तो उसके ऊपर कोई ना कोई सिक्योरिटी रखता है बैंक। अगर किसी की सिक्योरिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया FD के अगेंस्ट लोन दिया, FD के अगेंस्ट मानो उसने 10 करोड़ का FD के अगेंस्ट 9 करोड़ लोन दिया, तो उसका 9 करोड़ सेफ है, ठीक है ना, उसमें रिस्क नहीं है, जीरो रिस्क है। ऐसे हाउसिंग लोन दिया, मानो हाउसिंग लोन उन्होंने 10 करोड़ का दिया या 50 करोड़ का दिया, 50 करोड़ के हाउसिंग लोन के ऊपर क्या हुआ, हाउस उसकी कोलैटरल सिक्योरिटी हो गई हाउस, ठीक है। तो RBI क्या कहता है, हाउसिंग लोन के ऊपर उन्होंने क्या किया, RBI ने रिस्क वेट असाइन किया। रिस्क वेट असाइन करने का मतलब क्या है, अगर हाउसिंग लोन 30 लाख तक का है, अप टू 30 लाख है, तो RBI क्या कहता है, उसके ऊपर 50% रिस्क वेट है। अगर 30 लाख से ऊपर का है तो 75% रिस्क वेट है, राइट। तो इस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिफरेंट सेगमेंट्स के ऊपर डिफरेंट रिस्क वेट परसेंटेज रेशियो असाइन की, उसके बेसिस पे हमारा रिस्क वेटेड असेट्स निकलता है। ये देखिए मैंने एक एग्जांपल दिया, रिस्क वेट का एग्जांपल क्या है। मैंने आपको क्या बताया कि अगर गोल्ड लोन देता है अप टू 1 लाख और 10 करोड़ का गोल्ड लोन दिया
तो रिस्क वेट कितना है 50%, तो रिस्क वेट आया 5 करोड़। मतलब अगर मेरा यहाँ पे एडवांस है, यहाँ पे उसी एडवांस के सामने रिस्क वेट है, यहाँ पे कितना दिया हमने 10 करोड़ और उसका रिस्क वेट आया 5 करोड़। ठीक है, ऐसे हाउसिंग लोन हमने दिया 30 लाख का और सारे 30 लाख से ऊपर के थे, सारे हाउसिंग लोन 30 लाख से ऊपर के थे, रिस्क वेट है 75%, तो रिस्क वेट असेट साइन 22.5 करोड़। ऐसे ही एसएमई लोन दिए 10 करोड़ के, रिस्क वेट कितना है 100%, तो रिस्क वेटेड असेट्स भी आ गई 10 करोड़। ऐसे ही कंज्यूमर लोन दिया 9 करोड़ का, कंज्यूमर लोन पे क्या है 125% रिस्क वेट है, मतलब 100% से भी ज़्यादा है ना, तो उस पर रिस्क वेट कितना आया 11.25। ऐसे ही एफडी के अगेंस्ट लोन दिया 20 करोड़, उस पर रिस्क वेट है 0। तो टोटल रिस्क वेट, टोटल एडवांसेस है हमारे 79 करोड़ के, पर रिस्क वेट कितना हो गया हमारा 48.75 करोड़। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे रिस्क जितने एडवांसेस हैं उतना ही रिस्क वेट है। अगर हमारा रिस्क वेटेड असेट्स कम करनी है, क्यों रिस्क वेटेड असेट्स हमें क्यों कम करनी है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या था कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड असेट्स। तो उसमें क्या हुआ, कैपिटल मान लो मेरी स्टैग्नेंट है 10 करोड़ की, कैपिटल है 10 करोड़ की, है ना, और रिस्क वेटेड असेट्स यहाँ पे है 48.75 करोड़ की। रेशो निकालेंगे हम, जो भी रेशो आएगी। बट अब क्या होगा, अगर मेरे को रेशो बढ़ानी है तो मुझे न्यूमरेटर घटाना पड़ेगा। न्यूमरेटर घटाने का मतलब क्या है कि मुझे ऐसे एडवांसेस करने पड़ेंगे जहाँ पे रिस्क वेट कम है। जैसे एफडी के अगेंस्ट लोन 0% है, गोल्ड लोन में 50% है, हाउसिंग लोन अप टू 30 लाख वाला करेंगे तो उसमें 50% है। इस तरीके से हम अपने वो वाले पोर्टफोलियोज को इंक्रीज करेंगे जहाँ पे आरबीआई ने हमें रिस्क वेट कम असाइन किया हुआ है। तो ये हमारा छोटा सा एक एग्जाम्पल था रिस्क वेटेड असेट्स का। अब जब हमने बात की कैपिटल की, तो कैपिटल को बेसल जो है कैपिटल को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, टीयर 1 एंड टीयर 2। टीयर 1 कैपिटल क्या है, टीयर 1 कैपिटल जो है वो मजबूत कैपिटल है। मजबूत कैपिटल का मतलब है बेसिक कोर कैपिटल है, बैंक की अपनी कैपिटल है। अपनी कैपिटल तो बैंक की सारी अपनी ही होती है, बट जो बिल्कुल लिक्विड कैपिटल है, जो वक्त आने पे, बुरे वक्त आने पे हम इमीडिएटली लिक्विड जिसको इजीली हम लिक्विडाइज कर सकते हैं, वो है टीयर 1 कैपिटल। टीयर 1 कैपिटल में क्या होता है, बैंक की अपनी कोर कैपिटल जिससे बैंक ने बिजनेस शुरू किया, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। अनडिस्प्यूटेड प्रॉफिट्स का मतलब है अगर बैंक के पास मान लो किसी साल में 10 करोड़ प्रॉफिट हुआ और उन्होंने 5 करोड़ तो जो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया, 5 करोड़ उन्होंने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स रखे, अभी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, तो वो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए वो कॉमन इक्विटी कहलाती है। ठीक है, वो कहलाती है टीयर 1 कैपिटल, कॉमन इक्विटी। ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर्स, एक जब हम बैंक की बैलेंस शीट देखते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, एक शेयर्स होते हैं इक्विटी शेयर्स और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब है वो शेयर्स जिनका जो है प्रेफरेंस है टुवर्ड्स इक्विटी। मतलब अगर जब कभी कंपनी वाइंड अप होती है तो प्रेफरेंस शेयर्स वालों को पैसा पहले मिलता है, इक्विटी शेयर्स वालों को बाद में मिलता है। तो ये प्रेफरेंस शेयर्स, ये भी बैंक के आगे प्रेफरेंस शेयर्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ पोर्शन टीयर 1 में ऐड होता है, कुछ पोर्शन टीयर 2 में होता है, डिपेंड्स अपॉन कि उनका क्या प्रेफरेंस है, किस तरीके से वो इशू किए गए हैं। तो ये है टीयर 1 कैपिटल के बारे में, छोटा छोटा बेसिक जो बैंक के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको हम गोइंग कंसर्न कैपिटल वर्ड यूज भी करते हैं।
गोइंग कंसर्न कैपिटल का मतलब क्या है, अगर कभी किसी स्टेज पे बैंक को लॉस होता है मतलब उसके जो एडवांसेस हैं वो टाइमली पे नहीं होते, तो बैंक को क्या करना पड़ता है, बैंक कहाँ से देगा, वो डिपॉजिटर को पैसा कहाँ से देगा, कैपिटल में से देगा। अगर वो कैपिटल जो है वो अपनी कोर कैपिटल में से, जो उसकी टीयर 1 कैपिटल में से वो पे हो जाता है, तो बैंक को लिक्विडेशन में नहीं जाना, नॉट टू बी लिक्विडेटेड। इसका मतलब क्या है कि वो शॉक उसने ऑब्जर्व कर लिया, कहाँ से शॉक को उसने कहाँ से रेजिस्ट कर लिया, अपनी कैपिटल में से। एडवांसेस खराब हुए, एडवांसेस का पैसा वापस नहीं आया, पर डिपॉजिटर को पैसा देना है, तो डिपॉजिटर को पैसा अगर हमने टीयर 1, बैंक ने टीयर 1 कैपिटल में से वो दे दिया, तो बैंक नीड नॉट गो फॉर लिक्विडेशन, बैंक काम कर सकता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड गोइंग कंसर्न कैपिटल। बिजनेस चलता रहेगा बैंक का, है ना, और ये हमारा शॉक जो है टीयर 1 कैपिटल में से एब्जॉर्ब हो जाएगा। जब टीयर 2 कैपिटल की बात करते हैं, टीयर 2 कैपिटल का मतलब है कुछ ऐसे कैपिटल जो है तो कैपिटल बट वो सेकेंडरी है, सप्लीमेंट्री कैपिटल है, सप्लीमेंट्री कैपिटल है जो इजीली लिक्विडेट नहीं हो सकती। बैंक की बैलेंस शीट में कैपिटल है बट सप्लीमेंट्री कैपिटल है। उनमें कौन कौन सी आ जाती हैं, जैसे सबऑर्डिनेटेड डेट है। सबऑर्डिनेटेड डेट का मतलब है वो डेट्स जिनको अगर कभी बैंक लिक्विडेशन में जाता है तो जिन्होंने उनमें पैसा इन्वेस्ट किया है, जो हमारे डेटर्स, जो बैंक को जिन्होंने पैसा दिया है, उनको पैसा तो मिलेगा पर सबसे बाद में मिलेगा। सबऑर्डिनेटेड डेट, नाम ही उसका है सबऑर्डिनेटेड डेट। तो आप लोग ये सोचोगे भाई हम ऐसा पैसा क्यों देंगे बैंक को जब हमें सबसे बाद में मिलेगा, पर उसमें क्या होता है, रिटर्न हाई होती है, हाई रिटर्न। मान लो बैंक ने कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स निकाले, डेट इंस्ट्रूमेंट्स निकाले जिसमें रिटर्न बहुत ज़्यादा हाई है, 22-23% के तक की भी रिटर्न है, तो पर उनमें वो सबऑर्डिनेटेड डेट है। कभी अगर बैंक को कुछ होता है तो उसका जो पैसा है बैंक को सब लोगों को देने के बाद मिलेगा, पार्टी को, बैंक को नहीं, बैंक सब लोगों को देने के बाद जो उनके जो इंस्ट्रूमेंट होल्डर्स हैं उनको पैसा देगा। दैट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेटेड डेट इंस्ट्रूमेंट्स। इसी तरीके के रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स वो रिजर्व्स होते हैं जैसे कि बैंक की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं जो उन्होंने से आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले खरीदी, और बैंक की बैलेंस शीट में मान लो उनकी वैल्यू है 100 करोड़, पर आज उन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू है 150 करोड़, तो बैंक उनको रिवैल्यूएशन करवाता है। रिवैल्यूएशन करवाने के बाद वो जो 50 करोड़ है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में लायबिलिटी साइड में लिखता है, वो रिवैल्यूएशन रिजर्व है, वो टीयर 2 कैपिटल का पार्ट है। ठीक है, तो ये टीयर 2 कैपिटल के और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पर मैंने बेसिकली बताया कि टीयर 2 कैपिटल है। बट अगर कभी किसी स्टेज पे बैंक को लॉस होता है और उसके एडवांसेस जो हैं वो टाइमली मैच्योर नहीं होते और बैंक को अपनी कैपिटल में से उनको पैसा देना पड़ता है, तो वो टीयर 2 कैपिटल का भी अगर में से भी उसको पैसा देना पड़ता है तो वो उसको उससे पहले लिक्विडेशन में जाना पड़ेगा। लिक्विडेशन, बैंक लिक्विडेट होगा। पीछे आपने देखा होगा ना, कुछ बैंक्स हमारे बंद हुए हैं, येस बैंक है और बैंकों के बारे में अभी आपने सुना लेटेस्ट, है ना। तो ये बैंक्स जो हैं लिक्विडेट हुए और उनका जो पब्लिक का पैसा है अगर वो टीयर 2 कैपिटल में से जाता है तो उसको लिक्विडेशन में जाना पड़ेगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड गॉन कंसर्न कंसेप्ट कैपिटल। कैपिटल तो है पर कंपनी चली गई, बैंक चला गया, गॉन हो गया। तो ये है टीयर 1 एंड टीयर 2 का बेसिक डिफरेंस। अब बेसल के पे जब हम बात करते हैं तो बेसल ये कहता है, बेसल ने आपको बोला कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, उसने क्या वर्ड यूज किया, कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स। अब बेसल आगे कहता है कैपिटल को भी आगे वो जब बेसल 2 में आया तब उसने क्या बोला, टीयर 1 में कितने परसेंटेज होनी चाहिए और टीयर 2 में कितने परसेंटेज होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कैपिटल तो है, बैलेंस शीट में दिखा दिया कि कैपिटल बहुत है पर वो काफ़ी कैपिटल टीयर 2 में है। नो,
बैंक ने मैंडेटरी बताया इतना मिनिमम टीयर 1 में होना चाहिए और टीयर 2 में मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, बेसल 2 के बाद है, क्योंकि ऑलरेडी हम बेसल 1 कवर कर चुके थे, इसलिए मुझे लगा आज बेसल 2 एंड बेसल 3 हमारा कंप्लीट होने, तो इसलिए हमने बेसल 1 को सिर्फ स्नैपशॉट्स में दोबारा से रिवाइज किया। ओके, अब हम बेसल 2 के बारे में बात करते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आता है तो बेसल 2 कब आना, बेसल 2 की गाइडलाइंस कब पब्लिश हुई, 2004 में। किसने की, दोबारा मैंने बताती हूँ, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। ठीक है, अब बेसल 1 जब हम बात कर रहे थे तो बेसल 1 में हमने जितनी भी, मैंने एग्जाम्पल भी लेके बताया, उसमें क्या बोला, क्रेडिट के बारे में बात की। अगर एडवांसेस फेल हो जाते हैं, अगर एडवांसेस में एनपीए हो जाता है, एडवांसेस फेल हो जाते हैं, तब वो क्रेडिट रिस्क के बारे में बेसल 1 ने ही बात की। जब भी कोई भी गाइडलाइंस आती हैं, से बेसल 1 आया, तो बेसल 1 जब आया उस टाइम के मार्केट सिनेरियो को देखते हुए आया। तो जब बेसल 2 आया उस दौरान में क्या हुआ, और तरीके की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई, जैसे कि जो रिस्क हमने आइडेंटिफाई नहीं किए थे 1988 में, वो उनको लगा कि नहीं ये रिस्क भी तो हो सकते हैं बैंकिंग में। उन्होंने उन रिस्क को भी इस बारी एड्रेस किया, और वो रिस्क कौन कौन से थे, वो रिस्क ये कहा गया, इन्होंने बेस्ड ऑन 3 पैरामीटर्स हुए, इसको वर्ड यूज करेंगे 3 पिलर्स। जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पिलर्स वर्ड यूज किया जाएगा, 3 पिलर्स, तब इसका मतलब है एग्जामिनर बेसल के बारे में पूछ रहा है। तो जब हमने 3 पिलर्स की बात की तो इसके मतलब 3 पिलर्स कब शुरू हुए, बेसल 2 में। बेसल 2 कब आया, 2004 में। और 3 पिलर्स कौन से थे, क्रेडिट रिस्क तो था ही पहले, ये तो ऑलरेडी था, इसको तो उन्होंने एड्रेस करना ही था। दूसरा एड्रेस किया मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क। उन्होंने बोला ऐसे बहुत सारे रिस्क होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था शायद, हाँ बात की थी मैंने, क्या हुआ कि मान लो किसी कंपनी का एक बारी क्या हुआ था, एक बारी पैनिक हुआ, आईसीआईसी बैंक के बारे में आया, बहुत पहले की बात है, कि उन्होंने बोला कि आईसीआईसी बैंक फेल हो गया एंड कस्टमर जो है इमीडिएटली विड्रॉ करने निकल गए। पता क्या चला कि कहीं बैक एंड पे उनके सॉफ्टवेयर्स में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो उनका जो डाटा सर्वर था वो खत्म हो गया। डाटा सर्वर खत्म होने से ऑपरेशनल रिस्क का पार्ट हो गया, वो ऑपरेशनल रिस्क, ऑपरेशंस में प्रॉब्लम हो गई, पीछे से डाटा वेयर हाउस जो है, डाटा बैकअप है, वो बैकअप सिस्टम उनका क्रैश कर गया। इस वजह से कस्टमर्स को जो है पैनिक हो गया, और वो इमीडिएटली उनको क्या लगा, बैंक फेल हो जाएगा। तो इस तरीके की जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको बोलते हैं ऑपरेशनल रिस्क। सिमिलरली थर्ड टाइप ऑफ रिस्क, मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क का मतलब बहुत सारे रिस्क है मार्केट में। फॉर एग्जांपल अगर हम ये बात कहें, पिछले साल से हम लोग ये कोविड पेंडेमिक झेल रहे हैं, तो ये भी क्या है, मार्केट रिस्क। कोई भी इस तरीके की जो आपदा आ जाती हैं, जैसे कोई वर्ल्ड वॉर हो गया, कोई वॉर छिड़ गई, कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ आ गई, कोई बीमारी हो गई, कुछ भी हो गया, तो उनको क्या बोलेंगे, मार्केट रिस्क। तो ये मार्केट रिस्क का मतलब क्या हुआ, इस तरीके से आपने पीछे देखा होगा कि जब मार्केट रिस्क आता है तो इमीडिएटली जो हमारी शेयर मार्केट है ये डाउन या एकदम से फ्लक्चुएट कर जाती है ना। डॉलर का रेट एकदम से गिर गया, डॉलर का रेट बढ़ गया, ये सब जो पैरामीटर्स हैं ये हमारे मार्केट रिस्क में आते हैं। जब इस तरीके के मार्केट रिस्क होते हैं, अल्टीमेटली ऑल दिस रिस्क आर कन्वर्टेड इनटू फाइनेंशियल रिस्क्स। इसलिए अल्टीमेटली हमारी बात क्या आती है, कैपिटल, कितना कैपिटल बेस हमारा स्ट्रांग हो ताकि वो इन रिस्क के जो झटके हैं इनको बर्दाश्त कर सके। इसलिए बेसल 2 में ये बात की गई कि भाई हमने क्रेडिट रिस्क तो डिस्कस करना ही है, उसके बाद हमें क्या करना है कि एक मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क के बारे में भी डिस्कस करना है। तो ये तो हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज हो गई। कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट 8% ही रही, बट कवर क्या हुआ, तीनों चीजें कवर हो गई। आगे क्या था, कैपिटल ऑब्लिक रिस्क वेटेड असेट्स। अब क्या हुआ, ऑपरेशनल रिस्क प्लस मार्केट रिस्क।
तीनों चीज़ें कवर हो गई। इनको भी क्वांटिफाई किया गया कि इनको किस तरीके से क्वांटिफाई करें रिस्क वेटेड असेट्स में, ऑपरेशनल रिस्क और मार्केट रिस्क को भी, ताकि इनका भी कुछ पोर्शन हम कैपिटल में ऐड कर सकें। सेकंड पॉइंट क्या आया, मार्केट, ये तो आया सुपरवाइजरी रिव्यू में, है ना। इनको ये कहा गया कि तीनों रिस्क कवर करने हैं और इनका सुपरवाइजर जो है, बेसल जो है, सुपरवाइजर जो है वो इनका रिव्यू करता रहेगा कि भाई कितना कैपिटल है, कितना आपका रिस्क इन्वॉल्व है, ये सब चीज़ों को सुपरवाइजरी रिव्यू। और थर्ड है मार्केट डिसिप्लिन। तीन पिलर्स कौन से हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट पहला, सुपरवाइजरी रिव्यू दूसरा, एंड मार्केट डिसिप्लिन तीसरा। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन बेसल 1 एंड बेसल 2, सेकेंड पिलर के बारे में बात कर चुकी हूँ मैं, आपको बता चुकी हूँ ना, थर्ड पिलर बता चुकी हूँ। ये देखिए बेसिक डिफरेंस बिटवीन बेसल 1 एंड बेसल 2 के बारे में बात करेंगे। तो इसमें पहला पिलर की बात करेंगे। इसमें एक ही पिलर था, उसमें क्या था, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी थी, 8%। ये 8% कौन बताता है, BCBS, बैंकिंग कमेटी ऑन बैंकिंग, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। पर इंडिया ने क्या बोला, 9%। इंडिया कहता है 9%। इंडिया मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारे इंडियन बैंक्स के लिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशो कितनी बताई, 9%। ठीक है, बेसल 2 में क्या हुआ, 3 पिलर्स हुए। 3 पिलर्स में मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सुपरवाइजरी रिव्यू एंड मार्केट डिसिप्लिन, राइट। मेजर दूसरा फर्क, बेसल 1 वॉज टॉकिंग ओनली ऑफ क्रेडिट, एंड जब 3 रिव्यूज आ जाएंगे, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क एंड मार्केट रिस्क, इसका मतलब है सिंपल सा फंडामेंटल, बेसल 2 के बारे में बात सोचो। बेसल 2 बताता है 3 तरीके के रिस्क है, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क एंड मार्केट रिस्क। बेसल 1 ने क्या बोला, सिर्फ स्टैंडर्डाइज अप्रोच रखी, रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए जो अप्रोच रखी वो एक ही अप्रोच रखी, स्टैंडर्डाइज अप्रोच। मतलब मैंने जैसे अभी आपको बताया कि उन्होंने क्या बोला, अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग उन्होंने रिस्क वेट असाइन कर दिए। हाउसिंग लोन है भैया 50% लगा दो, 30 लाख से नीचे है, ठीक है। SME है 100% लगा दो, पर्सनल लोन है 125% लगा दो। तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना दिए कि भाई ये स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच है। तो ये इसको बेसल 1 में किया गया। ज़रूरी नहीं है कि पंजाब नेशनल बैंक के हाउसिंग लोन और बैंक ऑफ बड़ौदा के हाउसिंग लोन सब 50% में आए, नहीं पॉसिबल। या ज़रूरी नहीं है HDFC ने जो क्रेडिट कार्ड दिया उसके ऊपर भी 125% रिस्क वेट लगा रहा है, और अगर SBI ने क्रेडिट कार्ड दिया उसके ऊपर भी 125% रिस्क वेट लगा रहा है। तो ये जो इन्होंने जो बेसल 1 में लगाए वो एक स्टैंडर्डाइज अप्रोच लगाया कि भाई ये रेट है, इन्हीं रेट के ऊपर आप अपने रिस्क वेट कैपिटल करोगे, रिस्क वेट असेट्स आइडेंटिफाई करोगे, कैलकुलेट करोगे। बेसल 2 जो है वो और ज़्यादा एलैबोरेट हो गया। बेसल 2 ने बोला मल्टीपल अप्रोचेस लगा दी रिस्क कैलकुलेशन करने के लिए। बेसल 2 ने मल्टीपल अप्रोचेस लगाई, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में यहाँ पे बताया है। देखिए, क्रेडिट रिस्क करने के लिए स्टैंडर्ड अप्रोच हमारे इंप्लीमेंट हुई इंडिया में, इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच एंड एडवांस्ड अप्रोच। और मार्केट रिस्क के लिए स्टैंडर्ड अप्रोच, इंटरनल रिस्क बेस्ड अप्रोच। इंटरनल रिस्क बेस्ड अप्रोच का मतलब है कि हर मार्केट रिस्क के लिए उन्होंने बोला कि अपना अपना हम इंटरनल रेटिंग्स करा लेंगे, उसके बेसिस पे इंटरनल रिस्क बेस्ड अप्रोच हो जाएगी। ऐसे ही ऑपरेशनल रिस्क करने के लिए बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, इसका नाम है BIA, शॉर्ट फॉर्म आएगा BIA, हमारे इंडिया में बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, एंड स्टैंडर्ड अप्रोच एंड एडवांस मेजरमेंट अप्रोच। तो बेसल 2 ने क्या किया, मल्टीपल अप्रोचेस करी रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए, कंप्यूट करने के लिए। तभी अगर रिस्क कैलकुलेट डिफरेंट अप्रोचेस से होगा तो उस हिसाब से कैपिटल भी डिफरेंट तरीके से आइडेंटिफाई हो सकती है। फाइन, क्लियर हो गया। बेसल 1 एंड बेसल 2 के बारे में हम बात कर रहे थे कि बेसल 1 जो है
वो क्रेडिट रिस्क के ऊपर फोकस कर रहा था, बेसल 2 ने सभी रिस्क को कवर किया। हालांकि अभी मैं जैसे पीछे पढ़ रही थी, अब शायद बेसल 4 भी आ रहा है, टेक्निकल रिस्क को भी ट्रीट कर रहे हैं। हालांकि टेक्निकल रिस्क को हम ऑपरेशनल रिस्क का एक पार्ट बना सकते हैं, पर उन्होंने टेक्निकल रिस्क को भी अलग से किया है ना। तो इस तरीके के बहुत सारे रिस्क, जैसे जैसे मार्केट में अभी जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटलाइजेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिस्क भी हो रहे हैं। तो उस जैसे जैसे रिस्क बढ़ते हैं उस तरीके की उनकी एक थ्योरी बनती जाएगी कि इसको कैलकुलेट करके इसके लिए भी किस तरीके से हम एक स्ट्रैटेजी बनाएं कि इसके लिए भी कैपिटल अलग से कुशन रखें कि किस तरीके से इस रिस्क को भी मिटिगेट किया जा सके। अल्टीमेटली कोई भी रिस्क है, चाहे वो क्रेडिट है, चाहे वो मार्केट है, चाहे वो ऑपरेशनल है, चाहे वो से हम क्या बोलते हैं हमारी रिस्क बेस्ड रेपुटेशन रिस्क है ना किसी का, अल्टीमेटली वो रिस्क सब कन्वर्ट किस में होंगे, फाइनेंस कैपिटल में, फाइनेंशियल फिगर में कन्वर्ट होने के बाद ही उसके अगेंस्ट कैपिटल जो है कुशन लगाया जाएगा, कितना कैपिटल उसके लिए सामने रखना है, सेग्रीगेट करना है, राइट। तो ये हमारा मोटा मोटा बेसल 1 एंड 2 का डिफरेंस है। अब हम आते हैं बेसल 3 पे। बेसल 3 जो था ये 2010 में बेसल 3 की भी गाइडलाइंस आ गई। जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि जब जब कोई क्राइसिस आते हैं तब तक उसके लिए एक स्ट्रैटेजीज भी निकलती हैं कि उस क्राइसिस को किस तरीके से मिटिगेट करना है। आपने सबने याद होगा 2008 में यूएस के बहुत सारे बैंक्स फेल हुए थे, लेमन ब्रदर्स करके, यूएस में बहुत बैंक्स फेल हुए थे, क्राइसिस हुआ था, फाइनेंशियल क्राइसिस है ना। लेमन ब्रदर्स, यूएस में ज़्यादातर प्राइवेट बैंक्स है ना, तो लेमन ब्रदर्स का कैसे फेल हुए थे इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। पर इस तरीके से जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया तब और भी तरीके के बेसल नॉर्म्स को देखा गया कि किस तरीके से कैपिटल की डेफिनेशन और स्ट्रिक्ट की जाए, किस तरीके से इन नॉर्म्स को और एड्रेस किया जाए जिससे कि स्टेबल बैंकिंग हो सके। क्योंकि बैंकिंग जो है वो बहुत बड़ा एक पिलर है किसी भी इंडस्ट्री का, है ना। और बैंकिंग जो है वो ट्रस्ट पे होती है। अगर आपका बैंक के ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो डिपॉजिटर जो है वो डिपॉजिट नहीं रखेंगे। दैट इज़ द रीज़न कि बैंकों को एक ट्रांसपेरेंसी और उनका एक प्रॉपर उनका सुपरविजन हो। इस वजह से बेसल जो है धीरे धीरे करके अपने नॉर्म्स को और स्ट्रिक्ट करता जा रहा है। इंडिया में बेसल जो है 3 ये काफ़ी पैरामीटर्स में लागू हो गया। कुछ पैरामीटर्स में अभी लागू होना था, कुछ इसके जो पॉइंट्स थे वो 2020 मार्च 20 में होने थे, बट ड्यू टू पेंडेमिक उसके बाद वो कुछ एप्लीकेबल नहीं हो पाए, जिनको शायद इन्होंने फर्दर टाइम दे दिया है 2021 तक वो भी पैरामीटर्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। बेसल जब 3 आया तो ऑब्वियस बात क्या कहना चाहती हूँ कि मैंने अभी आपको बताया स्ट्रिक्टर डेफिनेशन ऑफ कैपिटल। अभी तक मैंने आपको क्या बताया था कि कैपिटल को किस 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, T1 एंड T2। अब इसमें क्या हुआ, बड़े इन्होंने एग्जाम्पल दे दिए कि ये पोर्शन जो है वो T1 के हैं और ये पोर्शन T2 के हैं। बेसल 3 आने के बाद क्या हुआ कि कुछ पोर्शंस T1 वाले जो कहा गया वो T2 में आ जाएंगे, वो T2 में T1 के नहीं हैं। कुछ पोर्शंस T1 वाले कैपिटल का ही पार्ट नहीं है। तो इस तरीके से डेफिनेशन ऑफ कैपिटल जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट कर दी गई। पहला पॉइंट बेसल 3 में मेजर फीचर्स क्या हुए ये बता रही हूँ मैं आपको। कॉमन इक्विटी जो है पहले 2% थी, अभी कॉमन इक्विटी क्या कर दी गई 4.5%, 2.5% कॉमन इक्विटी बढ़ा दी गई। कॉमन इक्विटी क्या बताई थी मैंने, T1 कैपिटल में मैंने क्या बताया था कि उसमें कॉमन इक्विटी क्या है, जो अनडिस्क्लोज रिजर्व्स हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं, है ना, वो कॉमन इक्विटी है। तो वो मैंने क्या बताया था कि वो T1 का पार्ट है। अब उन्होंने बोला कि उसका कॉमन इक्विटी जो है उसका शेयर बढ़ा दिया 4.5%। T1 कैपिटल पहले 4% मैंडेटरी थी, मैंडेटरी मिनिमम। देखिए जब हम T1 कैपिटल की बात करेंगे तब हम ये कहेंगे मिनिमम, और T2 के कैपिटल की बात करेंगे रेशो वो कहेंगे मैक्सिमम, ताकि अगर T2 में अगर हम ये मिनिमम करेंगे तो वो मैक्सिमम जितनी भी चली जाएगी, मतलब मैक्सिमम T2 कैपिटल इतनी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं।
सो दैट बैंकों के ऊपर एक मैंडेटली सुपरवाइज करें कि वो T1 कैपिटल जो है, T1 कैपिटल क्या है, हमारी कोर कैपिटल है। कोर कैपिटल मतलब गोइंग कंसर्न कैपिटल है, रिस्क एब्जॉर्ब ज़्यादा कर सकती है। तो T1 कैपिटल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेसल 3 नॉर्म्स जो हैं वो उन्होंने स्ट्रिक्टर डेफिनेशन दी कैपिटल की। ठीक है, एक नया पॉइंट बनाया, एडिशनल बफर। एक नया जो सेगमेंट ऐड किया बेसल 3 ने, एक बफर बनाओ। बफर का मतलब क्या होता है? जब हमारे अच्छे दिन होते हैं, अच्छे दिन का मतलब है जब हमारा बिजनेस प्रॉस्परस हो रहा होता है, काम अच्छे चल रहे होते हैं, तब हम कुछ चीज़ें रिजर्व्स रखें टू मीट आउट अपनी शॉर्टकमिंग्स, मीट आउट शॉक्स। तो उन्होंने बोला एडिशनल बफर करो, कैपिटल, उसका नाम क्या किया, CCB। इसको फॉर्म आएगा CCB, एग्जामिनेशन में जो फॉर्म आएगा वो CCB वर्ड यूज होगा, कैपिटल कंजर्वेशन बफर। ये बफर मैंडेटरीली कहा गया कि 2.5% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स। रिस्क वेटेड एसेट्स तो हमारी उतनी हुई है। मान लो मेरी रिस्क वेटेड एसेट्स है 100 करोड़ है, तो इसका मतलब है इसका 2.5%, 100 का 2.5% हो गया, 2.5 डिवाइडेड बाय ये है ना, तो ये 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ जो है ये एडिशनल बफर किया रखा जाएगा अगेंस्ट रिस्क वेटेड एसेट्स, नॉट अगेंस्ट एडवांसेस। बार बार मैं क्या वर्ड कर रही हूँ, देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स। दो चीज़ों को कंफ्यूज मत करना। RWA इज ए पार्ट ऑफ एडवांसेस, देयर आर 2 रिस्क एडवांस, टोटल एडवांसेस का जब रिस्क आइडेंटिफाई कर देंगे तब वो रिस्क वेटेड एसेट्स बनेगा, रिस्क वेटेड एसेट्स। ठीक है, तो जो रिस्क वेटेड एसेट्स हैं उनका 2.5% कैपिटल कंजर्वेशन बफर अलग से रखने को कहा गया एज पर बेसल 3। एज पर बेसल 3 मैंडेटरी कहा गया कि एक बफर, हर बैंक एक बफर रखेगा 2.5% का। और ये 2.5% कैसे कहा गया इमीडिएटली? तो देखो, अगर मेरे बैंक की बात करूं, मैं किसी भी बैंक की बात करें तो इमीडिएटली एक साल में 2.5% रिस्क वेट असेट्स का रखना तो बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए भी बेसल जो है बहुत उसने पीस मील में कहा। इसमें उसने क्या बोला बेसल ने, इस 2.5% को 4 हिस्सों में, 4 इंस्टॉलमेंट्स में कहा। 4 इंस्टॉलमेंट्स में 0.625% इस तरीके से 4 फेजेस में रखने को कहा, सो दैट एक स्टेज पे 2.5% हमारा रिस्क वेट एसेट्स CCB बफर तैयार हो जाए रिस्क वेटेड एसेट्स का। ठीक है, इसके 2 फायदे हुए। एक तो हम लोग बैंक्स को ये कहा गया भी अपने रिस्क वेट्स वाली, जो कम रिस्क वेट वाली एसेट्स हैं, जिनके ऊपर कम रिस्क वेट है, वो आप उनका पोर्शन ज़्यादा लगाओ, सो दैट जो हमारा टोटल उसकी कैपिटल जो है वो उसको मेंटेन करनी, रेशियो मेंटेन करनी आसान हो। दूसरा, एक बफर बढ़ता जाएगा धीरे धीरे करके, सो दैट वो शॉक्स को हम एब्जॉर्ब कर सकें। तो ये एक नया कंसेप्ट शुरू हुआ कैपिटल कंजर्वेशन बफर बेसल 3 में। बेसल 3 में एक और नई रिक्वायरमेंट आई, लीवरेज रेशियो। लीवरेज रेशियो जो है वो T1 कैपिटल के ऊपर है, नॉट T2 नहीं है, टोटल कैपिटल के ऊपर नहीं है। क्योंकि आपको बार बार यही बताया गया कि जो T1 कैपिटल है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैपिटल है, मोर स्ट्रॉन्ग कैपिटल। ठीक है, तो जो T1 कैपिटल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या बोला गया कि एक लीवरेज रेशो, मेंटेन लीवरेज रेशो कही गई है ना। तो लीवरेज, इसका नाम है स्टैट्यूटरी लीवरेज रेशो, SLR। ये वो SLR नहीं है ना, वो तो सिक्योरिटीज क्या था वो हमारा कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लीवरेज रेशो नहीं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो था वो। ये है स्टैट्यूटरी लीवरेज रेशो। ठीक है, तो लीवरेज रेशो का मतलब क्या हुआ, ये कहा गया T1 कैपिटल टू टोटल एसेट्स 3% मैंडेटरी ये इंट्रोड्यूस हुई। इसका क्या कहने का मतलब है? इसका कहने का मतलब है कि अगर टोटल एसेट्स, ये टोटल एसेट्स के बारे में है, ये रिस्क वेटेड एसेट्स के बारे में नहीं है। बाकी सारी बातें हमारी रिस्क वेटेड एसेट्स है, ये टोटल एसेट्स है। मान लो बैंक की टोटल एसेट्स 100 करोड़ है, उसने इस साल 2021 में नया 100 करोड़ एडवांस करना है,
रिस्क वेट एडवांस की बात नहीं कर रही हूँ मैं, 100 करोड़ एडवांस करना है तो उसको मैंडेटरी 3 करोड़ कैपिटल अलग से रखनी पड़ेगी। किस फॉर्म में? लिक्विड एसेट, लिक्विड कैपिटल रखनी पड़ेगी T1 के फॉर्म में। T1 कैपिटल क्या थी? लिक्विड कैपिटल थी। T1 की फॉर्म में 3 करोड़ का अलग से कैपिटल अगर वो लगता है तब वो 100 करोड़ का एडवांस दे पाएगा। तो ये मैंडेटरी जो रिक्वायरमेंट शुरू हुई लीवरेज रेशो की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेसल 3 में। चौथा, एक और बफर किया गया, काउंटर साइक्लिकल बफर, सीसी, वो तो सीसीबी था ना, ये सीसीसीबी, वो था कैपिटल कंजर्वेशन बफर, ये काउंटर साइक्लिकल कंजर्वेशन बफर, ट्रिपल सीबी। काउंटर साइक्लिकल का क्या मतलब है? हमें भी मालूम है कि हर साल हर दूसरे कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी जो भी बैंकिंग है वो क्या होता है, एक अपना गुड टाइम्स होते हैं जब हमारी बैंकिंग फ्लरिश हो रही होती है, जब हमारे हेल्दी टाइम्स होते हैं, है ना। हेल्दी टाइम्स के टाइम पे हम इतना बफर तैयार करके रखें 2.5% तक का, जो कि जब बैंक स्ट्रेस में हो तो वो उसको यूज़ कर सके, उस टाइम पे वो 0% रख सकता है उसको। तो 0% इन बैड टाइम्स, 2.5% इन हेल्दी टाइम्स, ये काउंटर साइक्लिकल बफर इंट्रोड्यूस किया गया बेसल 3 में। हालांकि इंडिया में अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, कुछ पैरामीटर्स बेसल 3 के इंडिया में अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। अभी हम लोग पहले पैरामीटर्स पे ही बात कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए इंडिया में इस चीज़ के लिए अभी मैंडेटरी नहीं है, बट क्योंकि बेसल के बारे में बात कर रहे हैं तो इसलिए बेसल 3 का ये नया फीचर, मेजर फीचर था। जैसा कि मैंने आपको पीछे 2 स्लाइड्स में बेसल 1 और 2 के बारे में डिफरेंस बताया, ऐसा ही हम बेसल 2 और 3 के बारे में भी मोटा मोटा डिफरेंस देखते हैं। वो क्या था? बेसल 2 में क्या था? कैपिटल कंजर्वेशन बफर नहीं था, बेसल 3 में 2.5% आ गया। ये नहीं था, नील था, ठीक है। मिनिमम रेशियो कैपिटल की 8% हुई, यहाँ पे क्योंकि ये 2.5% मिल गया तो ये 10.5% हो गया। मिनिमम रेशियो ऑफ कॉमन इक्विटी टू रिस्क वेटेड एसेट्स 2% थी, ये 2.5% हो गया तो ये 4.5 हो गया बफर ऐड करने से। टीयर 1 कैपिटल 4% थी और ये 6% हो गई। टीयर 1 कैपिटल, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि कैपिटल की डेफिनेशन स्ट्रॉन्ग कर दी, स्ट्रिक्ट कर दी, स्ट्रॉन्ग ने स्ट्रिक्ट कर दी, तो टीयर 1 कैपिटल जो है बेसल 3 के हिसाब से 6% हो गई। लीवरेज रेशो ये नहीं थी, बेसल 2 में नील थी, ये मैंने अभी आपको बताया 3% हो गई लीवरेज रेशो। एंड काउंटर साइक्लिकल बफर नील था, ये भी 0 to 2.5%। इंडिया में अभी ये एप्लीकेबल नहीं है। तो ये तो थे स्टूडेंट्स बेसल 2 और 3 के मेजर डिफरेंसेस। बेसल 1 और 2 भी हमने आपको बताया कि बेसल 1 और 2 ये है। तो काफ़ी चीज़ें हमारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये रेशोज़ तो देखो आएंगी ही आएंगी। ये अभी क्योंकि बेसल 3 अभी चल रहा है, इंडिया में अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो बेसल 3 हमें ये रेशोज़ याद करनी है कि हमारी ये क्या क्या चेंजेस थी। 2 वर्सेस 3 याद हो जाएगा तो हमारे लिए दोनों के दोनों याद हो गए। ऐसे बेसल 1 वर्सेस 2 याद हो गया था तो 1, 2, 3 तीनों याद हो गए, राइट। तो हमें बेसल के बारे में मेजर डिफरेंस समझ आ गया। इसके बारे में कोई ज़्यादा बात करने की है नहीं है। बेसल मैंने बता ही दिया था, कैपिटल बढ़ा दी। एक बैंक रन के बारे में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, बैंक रन क्या है। जैसा अभी बीच बीच में मैंने बात करते करते बताया एग्जाम्पल कि एक बारी हमारे ही टाइम पे ऐसा हुआ था कि इमीडिएटली कस्टमर जो है पैनिक हो गए डिपॉजिट्स विड्रॉ करने के लिए, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट बढ़ जाती है, तो उसको कहते हैं, वर्ड यूज़ करते हैं बैंक रन, ठीक है। तो बैंक रन का अगर आता है तो क्वेश्चन तो यही है कि अगर हमारे इमीडिएटली कोई क्राइसिस इस तरीके के आते हैं कि हमारे कस्टमर जो है इमीडिएटली विड्रॉ करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट जो है बढ़ जाता है, तो इस वजह से उसको वर्ड यूज़ करते हैं बैंक रन, ठीक है। अब हमने जो पढ़ा उसका एक छोटा सा जो लास्ट पिछले 4-5 साल में
लास्ट ईयर तो एग्जाम हुआ नहीं था, उससे पिछले जो 3-4 साल में जो एग्जाम्स हुए उनमें जो मोटे मोटे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीट हुए, उनका मैंने छोटा सा क्वेश्चन इसलिए बनाया सो दैट हमारा जो बेसल है वो हमने जो अभी तक पढ़ा वो हमें टिप्स पे याद हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेडली 3-4 एग्जाम्स में आए, जैसा कि व्हाट डज एस स्टैंड फॉर BCBS। तो BCBS का एस क्या है? सुपरविजन। हमने क्या वर्ड यूज किया था? बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। तो एस स्टैंड फॉर सुपरविजन। कंफ्यूजन कहाँ आता है? मैंने पिछले आंसर देखे तो कई जगह पे उसको सेटलमेंट कर रहे थे लोग, है ना, तो सेटलमेंट नहीं है, इट इज सुपरविजन। ओके, BCBS कब फॉर्म हुआ था ये मैं ही बता देती हूँ, 1974 में। किन्होंने किया था? इस तरीके से भी आया क्वेश्चन, एक जगह भी ये भी आया, इस तरीके से आया G10 कंट्रीज के बारे में। उसमें क्या था? 1974 लिखा हुआ था बाय ग्रुप ऑफ G10 कंट्रीज। तो आप इसको दोनों फॉर्म्स में भी आ सकता है। बेसल अकॉर्ड अभी तक कितने पब्लिश हो गए? 1 to 3 मैंने बता ही दिया आपको। तो बेसल अकॉर्ड 1 to 3, 3 अकॉर्ड अभी तक पब्लिश हो गए। ठीक है, विच ईयर बेसल 1 अकॉर्ड वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? कंफ्यूजिंग यहां हो जाता है, अगर इंडिया लिखा हुआ है तो 1999 में, अगर सिंपल कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1988 में। ठीक है, अब देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स T1 कैपिटल। मैंने काफी इलेबोरेटली T1 और T2 के बारे में डिस्क्राइब किया। इसमें आंसर्स क्या थे? शेयर होल्डर्स इक्विटी होनी चाहिए, डिस्क्लोज रिजर्व्स, जो वो प्रॉफिट जो डिस्क्लोज कर दिए गए, अनडिस्क्लोज रिजर्व्स और रिवैल्यूएशन रिजर्व्स। क्वेश्चन किस तरीके से लिखा गया था? सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम फॉलोइंग ऑप्शंस, A and B, A and D, A, B and C, ऑल आर करेक्ट। तो हमें क्या लगता है? T1 में शेयर होल्डर्स इक्विटी ठीक है, डिस्क्लोज रिजर्व्स ठीक है, तो कौन सा आंसर आएगा? A and B, ओनली A and B। जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है ये कौन से थे? T2 के थे। अनडिस्क्लोज रिजर्व जो भी डिस्क्लोज ही नहीं किए वो भी T2 के कैपिटल थे। ठीक है, अब हम T2 की कैपिटल की बात करते हैं। T2 कैपिटल में क्या हुआ? रिवैल्यूएशन रिजर्व, हाइब्रिड कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, सबऑर्डिनेटेड डेट, जनरल लोन लॉस रिजर्व। क्वेश्चन किस फॉर्म से दिया गया था? A and B, A and D, A, B and C, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। बाकी सारे जो T1 में नहीं है वो T2 में है। रिवैल्यूएशन रिजर्व का एग्जांपल बताया था मैंने अभी आपको, हाइब्रिड कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स, सबऑर्डिनेटेड डेट एंड जनरल लोन लॉस रिजर्व्स। सारे के सारे रिजर्व जो हैं वो T2 कैपिटल में ट्रीट होते हैं। जैसा कि मैंने आपको वर्ड यूज किया था पिलर, जब पिलर की वर्ड आए तो आपने बेसल 2 आंख बंद करके सोचना है, पिलर है मतलब बेसल 2। विच वन इज नोन टू बी थर्ड पिलर ऑफ बेसल 2? थर्ड पिलर है मार्केट डिसिप्लिन। पहला क्या था? कैपिटल एडिक्वेसी, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। दूसरा था सुपरवाइजरी रिव्यू। तीसरा है मार्केट डिसिप्लिन। ये जो अप्रोच वर्ड आया, स्टैंडर्ड अप्रोच, ये था कैलकुलेशन का, कंप्यूटेशन का, टीयर 1 की कैपिटल कंप्यूटेशन ऑफ RWA का था ये अप्रोच। अप्रोच वर्ड जब आएगा तो कंप्यूटेशन के बारे में आएगा। ठीक है, तो थर्ड पिलर क्या है? मार्केट डिसिप्लिन। विद रेफरेंस टू बेसल 3, अब हम बेसल 3 के बारे में कह रहे हैं, जो मैंने आपको अभी बताया था बेसल 3 में जो चेंजेस आए। हाउ मच कैपिटल कंजर्वेशन बफर CCB आर बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन? कितना? 2.5%, 2.5%, क्योंकि ये 2.5% जाते ही हमारी रेशियोज जो सारी 2-2%, 2.5% चेंज हो गई। ठीक है, तो 2.5% इज ओके ना। चलिए, विच वन इज नॉट, कभी कभी किस तरीके से क्वेश्चन आता है, विच वन इज नॉट अंडर द 3 पिलर्स ऑफ बेसल 3? देखिए,
मार्केट डिसिप्लिन था, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है, सुपरवाइजरी रिव्यू है। एलिमिनेशन प्रोसेस करो और इसको निकाल दो, ये नहीं है। थंब रूल ऑफ एलिमिनेशन करते हैं ना एमसीक्यू में, 4 क्वेश्चंस में 3 जो हैं वो रख लो, जो नहीं है वो एलिमिनेट कर दो। तो ये हमारा बेसल 3 में ये नॉट पिलर नहीं है, ठीक है। चलिए, मुझे लगता है कि हमने बेसल 1, 2, 3 एग्जामिनेशन पर्पज से जिस तरीके के क्वेश्चंस आए थे पिछले 2, 3, 4 सालों में मैंने ऑब्जर्व किए, उन क्वेश्चंस का जिस्ट निकाल के हमने इसको समझा दिया है आपको। पर फिर भी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर लाइक कीजिए इस वीडियो को, है ना, और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि हम और कैसे इन चीज़ों को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, सो दैट वी कैन क्रैक ऑल द एग्जामिनेशन क्वेश्चंस रिलेटेड टू बेसल। फिर भी आपको कोई भी क्वेरी हो तो आई एम अप्रोचेबल ऑन दिस नंबर, ऑन दिस मेल, है ना। और IBS में तो आप इसमें मेरी यूट्यूब पे तो आप मुझे कमेंट करके बता ही देंगे कि किस तरीके का आपको मेरा फीडबैक अच्छा लगा बेसल के बारे में। और कुछ भी कवर करने का आपके मन में हो तो हम उसको और कुछ भी कवर कर सकते हैं, सो दैट हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और अच्छा कुछ बता दें। तो आई होप कि मेरा जो लेसन है ये सबको बहुत अच्छा समझ आया और मैंने इसको इतना एड्रेस कर पाया कि हम ये क्वेश्चंस जो है बेसल में वो हम इसको सारे के सारे एड्रेस कर पाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच एंड वेरी गुड डे टू यू। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके।